हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा गैसेस स्टेट का सेकंड लेक्चर। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि कनेक्ट करने में चीज़ों को आसानी रहे। ठीक है। तो पहले लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि मैटर क्या होता है और स्टेट क्या होती है, कितने तरह की स्टेट होती है और किस तरह से मैटर डिसाइड करता है कि वो किस स्टेट में जाएगा, कौन सी फोर्सेस होती हैं जो गवर्न करती है स्टेट को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट को पढ़ना। गैसियस स्टेट की अगर बात करें तो गैस क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। गैस क्या है अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पर बताऊं, मॉलिक्यूलर टर्म्स में बताऊं, तो गैस इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ये कलेक्शन है पार्टिकल्स का विच आर इन सीजलेस मोशन, जो क्या होंगे हमेशा सीजलेस मोशन में मूव करेंगे। सीजलेस मोशन से क्या मतलब होता है? रैंडम मोशन। ये पार्टिकल क्या करेंगे? हमेशा रैंडमली मूव करेंगे। एंड विच इंटरैक्ट विद ईच अदर ओनली व्हेन दे कोलाइड। और इंटरैक्शन बहुत कम होगा इन पार्टिकल्स का, केवल कोलिजन के वक्त ही क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। तो गैस को थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ कि मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, गैस के पार्टिकल्स के पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं? थर्मल मोशन शो करते हैं। थर्मल मोशंस की वजह से क्या होगा? ये पार्टिकल रैंडमली मूव करेंगे। मूव करते हुए पार्टिकल्स आपस में भी टकराएंगे। और जब ये गैस के पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं? ये तभी इंटरैक्ट करते हैं सिग्निफिकेंटली। अदरवाइज जो इनका इंटरैक्शन होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा? ज़ीरो। तो ऐसे रैंडमली मूविंग, ऐसे पार्टिकल्स जो रैंडमली मूव कर रहे हैं और जिनका इंटरैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? गैस। अब इस गैस को ही अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलूँ तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये गैस को ही दो पार्ट्स में तोड़ा गया। एक तो होती है परफेक्ट गैस और दूसरी होती है रियल गैस। परफेक्ट गैस को ही हम आइडियल गैस भी बोलते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? आइडियल गैस को समझेंगे और उसी को रिलेट करते हुए रियल गैस को भी समझेंगे। आइडियल गैस की अगर बात करें तो आइडियल गैस वो गैस होगी जहाँ पर पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल भी इंटरैक्ट ना करें। ना तो पार्टिकल्स अट्रैक्शन शो करेंगे एक दूसरे को और ना ही रिपल्शन, यानी कि इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ज़ीरो रहेगा। और अगर इंटरैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़ीरो है, ना ही अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन की वजह से लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज़ीरो। नो अट्रैक्शन तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो तो टोटल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कर दूँ तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसीलिए जब भी तुमने आइडियल गैस के लिए चैप्टर पढ़ा होगा तो कुछ बुक्स में इसका नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के नाम से भी दिया होता है। क्यों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोलते हैं? बिकॉज आइडियल गैसेस में केवल काइनेटिक एनर्जी है, उसके अलावा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, इसीलिए इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट आइडियल गैस का। आइडियल गैस के लिए जब भी वॉल्यूम की हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक N2 गैस को 5 लीटर के डब्बे में रख दिया, 5 लीटर कंटेनर में रख दिया, और मैं पूछूँ ये N2 आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? N2 को आइडियल माना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इस गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा? 5 लीटर के बराबर ही होगा। एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जिस भी डब्बे में उसे रखते हैं, जिस भी कंटेनर में वो प्रेजेंट होगा, उसके बराबर होता है। दूसरी तरफ रियल गैस की अगर बात करें तो रियल गैस ने क्या किया? आइडियल गैस के पॉइंट्स को ही क्या किया? गलत प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। कैसे गलत प्रूव किया? सबसे पहले तो रियल गैस ने कहा कि आइडियल के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन नहीं है तो रियल गैस ने कहा कि कभी कभार हम क्या करते हैं, एक मूवेबल पिस्टन ले लेते हैं यहाँ पर और अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स को रख लिया। जैसे ही हम इस पिस्टन को नीचे लाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, ये गैस के पार्टिकल्स जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा, ये गैस के पार्टिकल खुद को लिक्विफाई कर लेते हैं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब गैस के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होंगे? ये गैस के पार्टिकल जैसे ही हमने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, ये लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गए?
दरअसल जब गैस के पार्टिकल्स होते हैं तो वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स इंटरैक्ट नहीं करते। जैसे ही प्रेशर लगाया पार्टिकल पास आए और पास आके इन्होंने बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने का मतलब ही क्या है, पार्टिकल्स ने अट्रैक्शन शो कर दिया। तो अगर गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ना हो। तो ये लिक्विफिकेशन ने प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, कोई ना कोई इंटरैक्शन लग रहा होगा। और अगर पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या होगा, सम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। और लास्ट पॉइंट, रियल गैस के केस में याद रखना कि गैस का वॉल्यूम कभी भी कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा वॉल्यूम गैस का, वो आगे जाकर हम देखेंगे, ठीक है। तो अब दो तरह की गैस हमने देख ली, आइडियल और रियल। सबसे पहले आइडियल को पूरी तरह से समझेंगे और उसके बाद रियल गैस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस। अब आइडियल गैस को समझने का मतलब क्या है, एक गैस को स्टडी करने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं गैस को स्टडी करने का मतलब क्या होता है। मान लो मैंने एक डब्बे में गैस के कुछ पार्टिकल्स को रख दिया, अब मैं इस गैस को स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी करने से मेरा मतलब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इस डब्बे के अंदर गैस का प्रेशर कैलकुलेट करूँ, वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ, टेम्परेचर कैलकुलेट करूँ, या फिर अमाउंट कैलकुलेट करूँ, कितना अमाउंट है उस गैस का प्रेजेंट। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना, यानी कि गैस को स्टडी करने का मतलब ही क्या है, उसके वेरिएबल्स को समझना। कौन से वेरिएबल्स हैं, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अमाउंट है, इन सारे वेरिएबल्स को समझना है हमें, तभी हम गैस के बिहेवियर को समझ पाएंगे। तो इन वेरिएबल्स को समझेंगे दो तरीके से। पहले तो इंडिविजुअली समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और उसके बाद क्या करेंगे, गैस लॉज में इन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करेंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम किस तरह से रिलेट होते हैं, या टेम्परेचर और प्रेशर किस तरह से रिलेट होते हैं। तो आइडियल गैस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रेशर के साथ। सबसे पहला वेरिएबल पढ़ेंगे प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक फोर्स है एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स। एक्सर्टेड बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स किसके ऊपर एक्सर्ट करी, ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल। ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल किस वजह से करी, ड्यू टू द कोलिजन ऑन इट, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बताया था प्रेशर क्या होता है, जब भी हम गैस के पार्टिकल को एक डब्बे में रखते हैं तो वो रुकेंगे नहीं, वो लगातार टकराएंगे, और जैसे ही ये पार्टिकल वॉल से टकराएगा तो एक फोर्स क्रिएट होगी, और जो फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगती है उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रेशर। तो गैसेस के लिए प्रेशर का मतलब क्या होता है, किस फोर्स से वो पार्टिकल वॉल से टकरा रहे हैं, दैट इज आवर प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज आवर प्रेशर। अब प्रेशर में क्या बात तुम्हें याद रखनी है, प्रेशर में एक बात तुम्हें नोट डाउन करके रखनी पड़ेगी कि गैसेस हमेशा क्या ट्राई करती हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने का ट्राई करती हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सबसे पहले तो इस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के डाउट को सॉल्व करता हूँ कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक डब्बा ले लिया, ठीक है। इस डब्बे के अंदर एक बाउंड्री है, और ये बाउंड्री कैसी है, ये मूवेबल बाउंड्री है। ये बाउंड्री है यहाँ पर मूवेबल, ये मूव कर सकती है लेफ्ट और राइट। इस डब्बे के एक कंपार्टमेंट में मैंने बी गैस को डाल दिया, एक कंपार्टमेंट में ए गैस को डाल दिया। ए गैस का प्रेशर है P1 और बी गैस का लगने वाला प्रेशर है P2, और कंडीशन दे दी कि P2 बड़ा है, P1 छोटा है। अगर P2 बड़ा है यानी कि बी गैस का प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि बी गैस के पार्टिकल जब टकराएंगे तो ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे, और अगर बी गैस के पार्टिकल ज़्यादा फोर्स से टकराएंगे तो ये वॉल लेफ्ट साइड में सरकेगा। अब लेफ्ट साइड में जब ये वॉल जाएगा तो कब तक ये लेफ्ट साइड में जाता रहेगा, आंसर होगा ये वॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक ए और बी गैस का प्रेशर बराबर ना हो जाए। जब तक ए गैस का प्रेशर भी P ना हो जाए और बी गैस का प्रेशर भी P ना हो जाए, तब तक ये जो बाउंड्री है वो मूव करती रहेगी। तो अब इस पॉइंट पर जब प्रेशर दोनों बराबर हो गए, बाउंड्री ने मूव करना बंद कर दिया। अगर बाउंड्री ने मूव करना बंद कर दिया तो यहाँ पर अगर मैं B और A की बात करूँ तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट।
और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और डेल्टा वी ज़ीरो होने का मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ना ही सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे, मान लो मैंने बी गैस को हमारा सिस्टम मान लिया और ए गैस को क्या मान लिया, सराउंडिंग, ना ही सिस्टम यानी कि बी ए पर वर्क कर रहा है और ना ही ए बी पर वर्क कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर बराबर हो गया, वर्क डन ज़ीरो हो गया। इस सिचुएशन को ही, जब दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होने की वजह से वर्क डन ज़ीरो हो जाए, इस सिचुएशन को ही क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब इस सिचुएशन को हम यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है इस सिचुएशन को पढ़ने का? इसके कारण की अगर मैं बात करूँ तो इसका कारण ये है कि कभी कभार गैसीय स्टेट में हमारा सवाल आ जाता है, वो सवाल में बोल देता है कि हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा है, ये मूव कर सकता है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब वो सवाल में कहेगा कि अंदर एक गैस प्रेजेंट है जिसका प्रेशर P है, हमें नहीं पता क्या है वैल्यू, बस वो ये कह देगा कि इस डब्बे का वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिक्स है। अब तुम्हें पता है ये मूवेबल पिस्टन है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट से तुम क्या समझ रहे हो कि ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा, और ये पिस्टन मूव तब नहीं करेगा जब एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर बराबर हो, और एक्सटर्नल प्रेशर में वो कहेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm के बराबर। तो एक्सटर्नल प्रेशर को ही डायरेक्टली तुम क्या मान सकते हो, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस मान सकते हो, और यहीं पर ही तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन सवालों में ध्यान रखना, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के केस में दोनों तरफ का प्रेशर क्या होता है, सेम, एक्सटर्नल को ही हम क्या मान लेंगे, इंटरनल। तो यहाँ से आई होप प्रेशर पहला वेरिएबल क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे वेरिएबल की बात कर लेते हैं। दूसरा वेरिएबल है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे पहले तो ये समझते हैं टेम्परेचर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है किसको, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को। कैसे टेम्परेचर एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने याद हो तुम्हें कहा था अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस। आइडियल गैस में जितनी एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 3/2 RT के। तो यहाँ से अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, केवल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक तरीके से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर। तो टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अब टेम्परेचर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, दो स्केल्स को यूज़ करेंगे, एक तो होगा सेल्सियस स्केल और दूसरा है केल्विन स्केल। याद रखना जब भी सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो हम टेम्परेचर को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी केल्विन स्केल में टेम्परेचर को लिखना है तो इसे कैपिटल T से सिंबलाइज किया जाएगा। अब बहुत बच्चों को ये भी डाउट आता है कि ये दो स्केल्स देने की ज़रूरत क्या थी, सेल्सियस और केल्विन, एक स्केल से काम क्यों नहीं बन रहा था। सेल्सियस स्केल में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमें केल्विन स्केल की ज़रूरत पड़ी। क्या प्रॉब्लम था सेल्सियस स्केल में, अगर इसकी बात करें तो सेल्सियस स्केल के अंदर जब भी हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। हमारे पास क्या होता है, एक थर्मोमीटर होता है। अब थर्मोमीटर में है क्या, हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमने एक कॉलम बना रखा है जिसके अंदर हम अपना लिक्विड फिल करते हैं। ये लिक्विड मान लेते हैं हमने यहाँ पर मरकरी रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इस थर्मामीटर को बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमने मरकरी डाल दिया। मरकरी में डालने के बाद, मरकरी को इस थर्मामीटर में डालने के बाद इस थर्मामीटर को सबसे पहले तो डिप करेंगे ऐसे वाटर के अंदर जो फ्रीज हो रहा है। फ्रीजिंग वाटर के अंदर जो वाटर क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्रीज होने वाला है, फ्रीजिंग वाटर के अंदर क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को डिप करेंगे। फ्रीजिंग वाटर में क्यों डिप कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है वाटर के फ्रीज होने के लिए, या मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही हम थर्मामीटर को फ्रीजिंग पॉइंट पे डालेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को डिप कर देते हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर, ऐसे वाटर के अंदर जो बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग वाटर के अंदर। अब तुम्हें पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है 100 डिग्री सेल्सियस की।
अब हमें दो लिमिट्स मिल चुकी हैं, 0 और 100। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लिमिट्स के बीच में इक्वल डिवीज़न बना देंगे और यहाँ से हमारा थर्मामीटर प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमने थर्मामीटर प्रिपेयर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस थर्मामीटर को रीडिंग लेनी होगी, जैसे मान लेते हैं 2 एक्सपेरिमेंट किए हमने। एक केस में हम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पे गए। पहला एक्सपेरिमेंट सेट था 10 to 15 डिग्री सेल्सियस हमें मेज़र करना है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम 80 to 85 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हैं, हमारा मेज़रमेंट कर रहे हैं टेम्परेचर का। तो जब मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस मेज़र करूँगा, तो यहाँ पर मैंने टेम्परेचर का रेंज 5 डिग्री लिया है। जब 80 to 85 करूँगा तो यहाँ पे भी 5 डिग्री लिया है, लेकिन ये लो टेम्परेचर रेंज लिया है और यहाँ पर हाई टेम्परेचर रेंज लिया है। तो यहाँ पर जब मैंने लो टेम्परेचर रेंज लिया, तो इस लो टेम्परेचर रेंज में जो पार्टिकल्स का, मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक्सपेंशन भी कम होगा। और जब मैं हाई टेम्परेचर रेंज पे जाऊंगा, तो इस हाई टेम्परेचर रेंज पे हमारे पास जो मरकरी का एक्सपेंशन होगा वो कुछ ज़्यादा होगा। तो जब हाई टेम्परेचर पे गए, एक्सपेंशन ज़्यादा क्यों हुआ? सबसे पहले तो क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से कभी कभार एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या देखा गया कि मरकरी को 80 से जाकर 85 पे रुकना था, लेकिन वो 85.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेरिमेंट जो फाइनल वैल्यू 85 आनी चाहिए थी वो 85.01 आ गई। तो यहाँ से मेरे पास क्या हुआ, 0.1 का एरर आ गया। सिमिलरली अगर मैं लो टेम्परेचर रेंज पे बात करूँ तो एक्सपेंशन कम है। अब मेरी वैल्यू 10 से 15 तक जानी चाहिए थी, लेकिन वो 14.9 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक गया। अब 14.9 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 0.1 डिग्री सेल्सियस का एरर आ गया। अब फिजिकल टर्म्स में तो ये एरर बहुत छोटा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल टर्म्स में या एक्सपेरिमेंटल टर्म्स में बात करें तो ये एरर बहुत बड़ा होता चला जाएगा। इसीलिए जो हमारा सेल्सियस था, सेल्सियस स्केल नॉन एब्सोल्यूट था, उसे हम साइंटिफिक टर्म्स में इसीलिए यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज मरकरी का एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है। और इस चीज़ को हम थर्मो में भी पढ़ते हैं। जब थर्मो में हम अल्फ़ा की बात करते हैं, जो होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्टडी भी करते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे कुछ पार्टिकल्स का या कुछ मटेरियल्स का एक्सपेंशन भी अलग अलग होता है। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं होगा कि हाई टेम्परेचर पे एक्सपेंशन ज़्यादा हो। जैसे वाटर के केस में जब हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं तब एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है आइस का, इसीलिए आइस फ्लोट भी करता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा वैल्यू पर डिपेंड करता है बेसिकली। मरकरी के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है एक्सपेंशन, इसीलिए कभी कभार वो हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, गलत वैल्यूज़ दे देता है। इसीलिए हमने यहाँ से क्या किया, एक बेहतर स्केल बनाया जो मिला हमें केल्विन स्केल। और केल्विन स्केल में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। और ये 273 कहाँ से आया, ये आगे जाके लॉज में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, हमने 2 वेरिएबल्स को समझ लिया है और टाइप्स ऑफ गैसेस को समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए वेरिएबल्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू।